हेलो एवरीवन, मैं हूं दिशा चौहान एंड वेलकम टू दिस सेशन जहां हम सॉल्व करने वाले हैं 2024 में हुए हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लाइफ साइंसेस का क्वेश्चन पेपर। हम सभी क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पाए। तो अगर आप रिवीजन कर रहे हो या फिर प्रैक्टिस कर रहे हो, ये सेशन आपके लिए परफेक्ट है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। The first question from this paper was, a cell or organism with more than one genotype of an organelle genome is said to be। तो किसी भी, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज ऑर्गेनेलर जीनोम। तो किसी भी सेल में हम क्या बोलते हैं, मेन डीएनए प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स में इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स के ऊपर मेन डीएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके अलावा ऑर्गेनेलिस के ऊपर भी कुछ डीएनए प्रेजेंट होता है। कौन सी ऑर्गेनेलिस के ऊपर? माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर डीएनए प्रेजेंट होता है। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के ऊपर डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसे क्या बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट डीएनए। ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के ऊपर प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड क्लोरोप्लास्ट डीएनए। ये डीएनए भी इनहेरिट हो सकता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, क्योंकि मदर का ही साइटोप्लाज्म जो है मोस्टली वो जाता है इन द ऑफस्प्रिंग, तो इसलिए मेजॉरिटी मोस्टली इसकी मैटरनल इनहेरिटेंस होती है। अगर ये दो जीनोटाइप में प्रेजेंट हो, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पे जो डीएनए है इसके दो फॉर्म्स प्रेजेंट हैं, देन इट इज कॉल्ड एज हेटेरोप्लाज्मी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए करेक्ट है, हेटेरोप्लाज्मी। हेटेरो से ही समझ जाओ, हेटेरो का मतलब है डिफरेंट, होमो का मतलब है सेम। अगर ऑर्गेनेली के ऊपर जो डीएनए है वो बिल्कुल सिमिलर है ना, देन इट इज कॉल्ड एज होमोप्लाज्मिक, और अगर वो डिफरेंट है देन इट इज हेटेरोप्लाज्मिक। व्हाट इज हेटेरोजाइगोटिक? हेटेरोजाइगोटिक जो टर्म है दैट इज रेफर टू द न्यूक्लियर जीन्स। ये टर्म जो है न्यूक्लियर जीन्स के लिए दी जाती है, नॉट फॉर द जीन्स ऑन ऑर्गेनेली। होमोप्लाज्मिक क्या है? जब सारे के सारे कॉपीज जो हैं ऑर्गेनेली डीएनए के वो जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं, सेम है। जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनेल डीएनए, और अगर वो डिफरेंट है देन इट इज हेटेरोप्लाज्मिक। हेटेरोब्लास्टिक क्या है? हेटेरोब्लास्टिक एक प्लांट डेवलपमेंट स्टेज है, इसका यहां पे कुछ लेना देना नहीं है। इट इज अ प्लांट डेवलपमेंट स्टेज। So for question 1, right answer is option A, heteroplasmic. Let's move to question number 2. So question number 2 आपसे पूछ रहा है, which of the following is the most common way of altruism? So altruism क्या है? altruism है जहां एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को सेक्रीफाइस करके किसी दूसरे इंडिविजुअल की क्या फिटनेस को बढ़ाता है। ठीक है, सो altruism क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ बिहेवियर, एक बिहेवियर है जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद को अपनी फिटनेस को कम करके दूसरे की फिटनेस को क्या करता है? इंक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल बीज खुद को सेक्रीफाइस करके अपनी कॉलोनी को प्रोटेक्ट करते हैं। आपसे पूछा गया है इसका ऑल्ट्रुइज्म का मोस्ट कॉमन वे कौन सा है? देखते हैं ऑप्शंस। कंपटीशन, अगर कंपटीशन की बात करें, व्हाट इज कंपटीशन? कंपटीशन एक ऐसी इंटरेक्शन है जहां पे दो स्पीशी या फिर दो इंडिविजुअल्स क्या कर रहे हैं? कॉमन रिसोर्सेज हैं, उनके लिए कंपीट कर रहे हैं, है ना। दिस इज कंपटीशन एंड दिस इज अ टाइप ऑफ सेल्फिश इंटरेक्शन। अगर ऑल्ट्रुइज्म की बात करें, वहां एक ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल क्या कर रहा है? बहुत ही एक नॉन सेल्फिश बिहेवियर दिखा रहा है कि अपनी फिटनेस को कम करके दूसरे की फिटनेस को बढ़ा रहा है ना। लेकिन कंपटीशन क्या है? कंपटीशन एक टाइप का बहुत ही सेल्फिश इंटरेक्शन है जहां हम रिसोर्सेज के लिए दूसरी इंडिविजुअल को क्या कर रहे हैं? उसके साथ कंपीट कर रहे हैं। ठीक है, सो कंपटीशन क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ सेल्फिश बिहेवियर। इसीलिए ये क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? इट इज कैन नॉट बी एन एग्जाम्पल ऑफ ऑल्ट्रुइज्म या फिर वे ऑफ ऑल्ट्रुइज्म। म्यूचुअलिज्म की बात करें, म्यूचुअलिज्म में ये भी एक टाइप का बायोटिक इंटरेक्शन है जहां पे दो स्पीशी इन्वॉल्व होती हैं, दोनों का क्या होता है? फायदा होता है। म्यूचुअलिज्म में दो स्पीशी हैं, दोनों बेनिफिट में हैं, लेकिन कोई दूसरे के लिए खुद को सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। तो इसमें टू स्पीशीज आर बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर बट ये ऑल्ट्रुइज्म नहीं है, क्योंकि कोई किसी का
किसी के लिए अपना सेक्रीफाइस या फिर अपनी फिटनेस को कम नहीं कर रहा। थर्ड ऑप्शन इज किन सिलेक्शन। किन सिलेक्शन इज अ वे ऑफ ऑल्ट्रिज्म। क्या होता है, जब कोई किसी के लिए सेक्रीफाइस दे रहा है तो उसमें ये इंश्योर किया जाता है कि वहां पे थोड़ी सी रिलेटेडनेस हो, अपने रिलेटिव्स के लिए ही सेक्रीफाइस किया जाए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मेरे वाले जीन्स होंगे तो वो जीन्स से आगे क्या होंगे, ट्रांसमिट होंगे। मैंने अपने जीन्स के लिए क्या, अपने जीन्स को प्रिजर्व करने के लिए, उनको बचाने के लिए ही एक तरीके का सेक्रीफाइस किया गया है। तो किन सिलेक्शन है जहां पे अपने रिलेटिव्स के लिए, भाई बहन के लिए, पेरेंट्स के लिए, है ना, कोई इंडिविजुअल क्या कर रहा है, अपने आप का सेक्रीफाइस दे रहा है, अपनी फिटनेस को कम कर रहा है। ठीक है। सिम्बायोसिस एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन होता है, लेकिन इसमें भी ऑल्ट्रिज्म हो ये जरूरी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, किन सिलेक्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट concerning sympatric speciation? So first of all, what is speciation? Speciation is the formation of new species. Speciation क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए आपको। Speciation is formation of new species. अब न्यू स्पीशी बनने के भी बहुत से तरीके हैं। किस तरीके से न्यू स्पीशी बन गई? सोचो कि कोई स्पीशी थी और उसमें क्या हो गया, जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो गया। जियोग्राफिकल आइसोलेशन होने के कारण ये क्या हो गए, दो अलग अलग स्पीशी हो गए, एंड दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशी। दिस इज कॉल्ड एज एलोपैट्रिक स्पीशिएशन। ठीक है। अगर विदाउट जियोग्राफिकल कोई बैरियर डेवलप नहीं हुए और उसके अलावा भी बीच में कोई जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म हो गया और नई स्पीशी बन गई, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन। ठीक है। ऐसे डिफरेंट टाइप के स्पीशिएशन होते हैं। यहां पे हम देखते हैं, हमसे पूछा गया है अबाउट द सिम्पैट्रिक, तो सिम्पैट्रिक का यहां पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो देखते हैं। फर्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ जेनेटिक बैरियर्स बिटवीन पॉपुलेशन दैट आर जियोग्राफिकली सेपरेटेड बाय फिजिकल बैरियर। नई स्पीशी की फॉर्मेशन हुई ड्यू टू फिजिकल आइसोलेशन, की मतलब ये एक जगह है जहां पे स्पीशीज हैं और क्या हुआ, जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो गई, यहां पे अलग स्पीशी बन गई, यहां पे अलग स्पीशी बन गई। इस टाइप के स्पीशिएशन को कहा जाता है एलोपैट्रिक स्पीशिएशन। एलोपैट्रिक स्पीशिएशन। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट फॉर द केस ऑफ सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन, क्योंकि ये क्या है, एक तरह का एलोपैट्रिक स्पीशिएशन है। ठीक है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट 2 बोल रहा है अकर्स व्हेन एन एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन स्प्लिट्स इनटू टू स्पीशी विदाउट एनी जियोग्राफिकल आइसोलेशन। तो यहाँ पे एक कोई पेरेंटल पॉपुलेशन थी और यहाँ पे बीच में एक नई स्पीशी आ गई और फिर क्या हुआ, फाइनली दो स्पीशी जो हैं वो फॉर्म हो गए हैं। तो यहाँ पे जियोग्राफिकल आइसोलेशन नहीं हुआ, फिजिकल बैरियर्स नहीं बने, बीच में ही कोई ऐसा चेंज आया, म्यूटेशन आया, पॉलीमॉर्फिज्म आया, जेनेटिक म्यूटेशन आने के कारण क्या हुआ, यहाँ पे एक नई स्पीशी बन गई। एंड दिस करेक्टली फिट्स द कैटेगरी ऑफ द सिम्पैट्रिक एसोसिएशन, सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन, सिम्पैट्रिक एसोसिएशन। सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन में ऐसा ही होता है, क्या होता है, एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन से दो स्पीशी बन जाती हैं विदाउट एनी जियोग्राफिकल एसोसिएशन। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, अकर्स व्हेन नेबरिंग पॉपुलेशंस डाइवर्ज व्हाइल दे कंटिन्यू टू इंटरब्रीड। तो ये दिस कैन फिट द पैरापैट्रिक स्पीशिएशन बट नॉट सिम्पैट्रिक। तो ये भी यहाँ पे एक तरीके से गलत स्टेटमेंट है, गलत है। करेक्ट बी हमें ऑप्शन मिल चुका है। ऑप्शन डी बोल रहा है स्ट्रांगली सिलेक्टेड जीन्स एंड फिनोटाइप्स डिफर बिटवीन पॉपुलेशन दैट इंटरब्रीड। ये डाइवर्जेंट सिलेक्शन को बता रहा है, ना कि सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन। सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन के लिए वी हैव गॉट आवर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next question is the term survival of the fittest in Darwin's theory of natural selection most precisely describes। तो डार्विन की आपको पता है थ्योरी ऑफ नेचुरल फिटनेस दी थी जिसमें क्या बोला गया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, जो स्मार्टेस्ट है या फिर फिजिकली जिसमें स्ट्रेंथ है उसको फिट मानते हैं। फिट वो है जो मैक्सिमम प्रोजेनी प्रोड्यूस कर पाए, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पाए, अपने जीन्स को आगे तक भेज पाए, दैट इज द मोस्ट फिट इंडिविजुअल। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म से कोई ऑर्गेनिज्म फिट हो ये जरूरी नहीं है। कोई ऑर्गेनिज्म अगर फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है लेकिन ऑफस्प्रिंग ही प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो भी तो वो स्पीशी खत्म हो जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में वो ऑर्गेनिज्म फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, तब भी स्पीशी खत्म हो सकती है इफ इट इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव फिटनेस। रिप्रोडक्टिव फिटनेस है कि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो हेल्दी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है, अपने जीन्स को नेक्स्ट
प्रोजेनी में ट्रांसमिट कर रहा है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। जो ऑर्गेनिज्म मैक्स ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पा रहा है वही तो स्पीशी जो है आगे फ्लरिश करेगी, जिसके आगे जाके रिप्रोडक्शन ही नहीं हो पा रही है और नए ऑफस्प्रिंग ही नहीं बन रहे हैं, वो स्पीशी फ्लरिश करने में असक्षम रहेगी। ठीक है। लॉन्ग लाइफ स्पैन जो है इट डज नॉट एंश्योर कि जो कोई भी इंडिविजुअल है अगर वो लंबा जी रहा है और ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं कर रहा तब भी क्या होगा, वो स्पीशीज सिलेक्ट नहीं होगी नेचर में। एंड इंटेलिजेंस एंड हाई क्रेनियल कैपेसिटी किसी ऑर्गेनिज्म को फ्लरिश करने में तो मदद करेगी, लेकिन उसके कुछ स्पीशी में रेलिवेंट हो सकती है, लेकिन ये जनरल डेफिनेशन नहीं होगी। जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोला गया ना, उसमें जो फिटनेस है दैट इज द रिप्रोडक्टिव फिटनेस। करेक्ट ऑप्शन योर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इटेरोपेरस स्पीशी इज ट्रू। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि ट्रू पूछा गया है, फॉल्स पूछा गया है। ठीक है। यहां पे आपसे क्या पूछा गया है, यहां पे ट्रू पूछा गया है। तो पहले तो इटेरोपेरस क्या होते हैं, दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होते हैं इटेरोपेरस और दूसरे होते हैं सेमिलपेरस। राइट। इटेरोपेरस क्या होते हैं, दैट रिप्रोड्यूस मल्टीपल टाइम्स, जो बार बार रिप्रोड्यूस करते हैं, डॉग कैट ह्यूमंस बार बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज इटेरोपेरस, दे रिप्रोड्यूस मल्टीपल टाइम्स। और सेमलपेरस क्या होते हैं, ये जस्ट लाइफ में मल्टीपल टाइम्स रिप्रोड्यूस नहीं करते, एक बार ही रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि सालमन। ठीक है। अब कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है देखना शुरू करते हैं। स्टेटमेंट ए स्टेट्स दैट दे रिप्रोड्यूस मल्टीपल टाइम्स ओवर द कोर्स ऑफ देयर एडल्ट लाइफ। बिल्कुल सही, यही मैंने आपको डेफिनेशन बताई। इटेरो का मतलब ही होता है रिपीट, जो रिपीटेड जो है रिप्रोडक्शन कर रहे हैं वो क्या होंगे, इटेरोपेरस। तो ये है स्टेटमेंट करेक्ट। अगला, द जनरली प्रोड्यूस्ड मैनी मोर ऑफस्प्रिंग्स देन द सेमलपेरस स्पीशीज। ये फीचर इटेरोपेरस का नहीं है, सेमलपेरस का हो सकता है। ठीक है। दे आर जनरली ऑर्गेनिज्म विद टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व्स। तो इटेरोपेरस जो है टाइप 2 टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व दिखाएंगे, टाइप 3 नहीं दिखाएंगे, वो सेमलपेरस दिखाते हैं। ठीक है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। दे आर समटाइम्स कॉल्ड बिग बैंग रिप्रोडक्शन। बिग बैंग रिप्रोडक्शन जो है वो किसे कहा जाता है, दैट इज statement given for the semelparous species, not for the Iteroperes organisms. ठीक है। तो स्टेटमेंट कौन सी सही है आपकी, स्टेटमेंट ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ होमोसेपियंस अकर्ड इन, होमोसेपियंस का इवोल्यूशन कब हुआ था, इट अकर इन द प्लिस्टोसीन। ठीक है। प्लिस्टोसीन में होमोसेपियंस का इवोल्यूशन हुआ था, विच वॉज अबाउट 2.6 मिलियन ईयर्स अगो, 2.6 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है। इसमें अर्ली होमोसेपियंस इवॉल्व हुए, मॉडर्न होमोसेपियंस बने। ठीक है। आइस एज भी बोलते हैं, है ना। मियोसीन की बात करें तो मियोसीन में जो 2.23 टू 5.3 मिलियन ईयर्स अगो का टाइम था, इसमें क्या हुआ था, इसमें अर्ली एप्स इवॉल्व हुए थे, अर्ली एप्स इवॉल्व हुए थे। कौन सा टाइम था ये, 2.6 मिलियन ईयर्स अगो है। इसमें होमोसेपियंस इवॉल्व हुए। ठीक है। जो मियोसीन था इसमें अर्ली एप्स इवॉल्व हुए 23 टू 5.3 मिलियन ईयर्स अगो, इतने मिलियन साल पहले। ठीक है। इयोसीन में प्रिमिटिव मैमल्स और अर्ली प्रीमेट्स इवॉल्व हुए थे, ये इससे भी पहले था, मतलब 56 टू 34 मिलियन ईयर अगो। एंड बात करें ओलिगोसीन की, विच वॉज 34 टू 24 मिलियन ईयर अगो, इसमें इवॉल्व हुए थे अर्ली एंथ्रोपॉइड्स बट नॉट ह्यूमंस। इसमें अर्ली एंथ्रोपॉइड्स का इवोल्यूशन हुआ। तो देख लो, हम एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर रहे हैं, उसके साथ हमारी स्ट्रेटेजी क्या है कि अगर हमें अगली बार ये पूछ लिया, ये पूछ लिया, ये पूछ लिया, तो हम सभी तरह के क्वेश्चंस को यहां से टारगेट कर पाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टैनली मिलर एक्सपेरिमेंट सिंथेसाइज सिंपल अमीनो एसिड यूजिंग। तो आपको याद होगा मिलर और यूरी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, मिलर यूरी एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ठीक है। मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सिंपल अमीनो एसिड को सिंथेसाइज किया था यूजिंग सम गैसेस। एक गैसेस को एक चैम्बर में डाला था, है ना। उस चैम्बर में उन्होंने इलेक्ट्रिक स्पार्क्स
इंड्यूस कराए थे, है ना, उसमें कुछ गैसेस डाले थे और एनवायरमेंट कैसा था, रिड्यूसिंग एनवायरमेंट था, ऑक्सीजन एब्सेंट थी, ऑक्सीजन एब्सेंट थी, वो वाला एनवायरमेंट उन्होंने यूज किया था और उसके कारण वहां पे क्या होता, सिंपल अमीनो एसिड की सिंथेसिस उन्होंने करवाया था। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन कौन सी गैसेस उन्होंने यूज की थी, आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी क्या होगी, आपको सब कुछ याद नहीं है, आपको इतना याद रखना है कि रिड्यूसिंग एनवायरमेंट था। रिड्यूसिंग एनवायरमेंट का मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट थी, तो यहाँ पे जिस ऑप्शन में ऑक्सीजन होगा पहले तो उसको क्रॉस लगा दो। 3 ऑप्शन में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो थी नहीं। प्रिमिटिव अर्थ का उन्होंने बताओ किया क्या था, प्रिमिटिव अर्थ का एनवायरमेंट बनाया था, वो देखना चाहते थे किस तरीके से लाइफ का ओरिजिन हुआ, तो उन्होंने प्रिमिटिव अर्थ वाला एनवायरमेंट बनाया था और प्रिमिटिव अर्थ पे वो ये मान रहे थे कि ऑक्सीजन नहीं थी, उन्होंने ऑक्सीजन नहीं दी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी गलत गया, ऑप्शन आपका सी गलत हो गया, ऑप्शन ए गलत हो गया, तो हमें करेक्ट ऑप्शन मिल गया विच इज ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उन्होंने क्या क्या यूज किया था, यहीं से याद करो, हाइड्रोजन यूज किया था, अमोनिया यूज किया था, मीथेन यूज किया था एंड दे यूज वाटर वेपर्स। क्या क्या यूज किया था, हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया एंड वाटर वेपर्स उन्होंने यूज किए थे फॉर चेकिंग की किस तरीके से लाइफ का ओरिजिन हुआ ऑन अर्थ। एक्सपेरिमेंट कब किया गया था, 1953 में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, उनको ये दिखाना था कि जो अर्ली अर्थ का प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था उसमें एबाइटिकली क्या हुआ, ये सिंपल अमीनो एसिड जो है वो सिंथेसाइज हुए। ठीक है, तो दिस वाज इट अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, natural selection can be directional, stabilizing और disruptive. Match the following and choose the correct option given below. तो यहाँ पे आपको बताया है नेचुरल सिलेक्शन जो होती है वो डायरेक्शनल भी हो सकती है, स्टेबलाइजिंग भी हो सकती है और डिसरप्टिव भी हो सकती है। आपको इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना है कि कौन सा यहाँ पे जो फिगर दिया है वो कौन से टाइप का नेचुरल सिलेक्शन हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। डायरेक्शनल में ये होता है कि अगर देखो ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, डायग्राम्स बाद में देखते हैं। ठीक है, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, डायरेक्शन का मतलब है किसी एक दिशा में, किसी एक डायरेक्शन में। तो यहाँ पे कोई एक एक्सट्रीम, ये भी एक्सट्रीम है, ये भी एक्सट्रीम है, कोई एक एक्सट्रीम जो है वो फेवर होगा, इसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी, तो इसी टाइप की इस टाइप के जो नेचुरल सिलेक्शन है दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्शनल। डायरेक्शनल में हुआ क्या लिख देते हैं, यहाँ पे एक्सट्रीम्स आर फेवर्ड। डायरेक्शनल में क्या हो रहा है, डायरेक्शनल में पीक शिफ्ट्स टुवर्ड्स वन एक्सट्रीम, एक एक्सट्रीम की तरफ जो है पीक चली जाएगी, इसे कहा जाता है डायरेक्शनल। ठीक है, सेकंड क्या है, स्टेबलाइजिंग। स्टेबलाइजिंग क्या होता है, स्टेबलाइजिंग में देखो ये ओरिजिनल पॉपुलेशन बना दी मैंने फिर से। ओरिजिनल पॉपुलेशन में क्या होगा, जो एक्सट्रीम है उनको फेवर नहीं किया जाएगा, बल्कि जो पीक पे जो इंडिविजुअल्स हैं इनको फेवर किया जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये अगर ओरिजिनल है तो न्यू पॉपुलेशन ऐसी होगी, यहाँ पे ओरिजिनल ऐसी थी, न्यू ऐसी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये पॉइंट लिख लेंगे कि हेयर मिडल फिनोटाइप इज फेवर्ड। यहाँ पे मिडल फिनोटाइप को क्या किया जा रहा है, फेवर किया जा रहा है, एक्सट्रीम्स को एलिमिनेट किया जा रहा है, एक्सट्रीम्स एलिमिनेटेड। ओके, थर्ड टाइप इज डिसरप्टिव। डिसरप्टिव में क्या होता है, डिस्ट्रप्टिव में उल्टा होता है, यहाँ पे एक्सट्रीम्स को फेवर किया जाता है, यहाँ पे किसी एक को कर रहे थे फेवर, यहाँ पे शिफ्ट हो रहा था, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों एक्सट्रीम्स, ये अगर ओरिजिनल पॉपुलेशन है तो यहाँ जो एक्सट्रीम्स होंगे, एक्सट्रीम्स यहाँ होंगे, एक्सट्रीम्स यहाँ होंगे, इन दोनों एक्सट्रीम्स को फेवर किया जाएगा, एक्सट्रीम्स फेवर्ड एंड मिडल वन इज एलिमिनेटेड। तो आपको सिर्फ अब इसको मैच करना है कि कौन सा डायग्राम किससे मैच हो रहा है। डायरेक्शनल किसी एक दिशा में जा रहा है, तो यहाँ पे ये फिगर दिख रहा है जो किसी एक दिशा में जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है स्टेबलाइजिंग। स्टेबलाइजिंग मतलब जहां पे मिडल फिनोटाइप फेवर हो रहा है, तो वो यहाँ पे दिख रहा है। ऑप्शन ए में आप देखो ये मिडल वाले को फेवर कर रहे हैं, यहाँ पे ये किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है ना। यहाँ पे थर्ड में देखो, यहाँ पे मिडल वाले को सपोर्ट नहीं कर रहे, न्यू पॉपुलेशन में एक्सट्रीम सपोर्ट हो रहे हैं विच इज डिस्ट्रप्टिव। तो थर्ड का सी के दो ऑप्शन, सेकंड का ए और ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। जो वाटर की कोहेसिव प्रॉपर्टी है उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स रिस्पॉन्सिबल है पानी में,
H2O होता है पानी, है ना। H2O में कौन से बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, तो करेक्ट आंसर होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यहाँ पे 2 ऑप्शन में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड्स दे के रखा है और 2 ऑप्शन में कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो कोवेलेंट बॉन्ड्स तो होंगे नहीं, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड भी यहाँ पे दोनों में क्या लिखा है, एक में लिखा है ऑक्सीजन एटम्स ऑफ 2 एडजेसेंट वाटर मॉलिक्यूल्स, या फिर ऑक्सीजन एटम ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन एटम ऑफ अदर वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो पानी जो होता है ना वो ऐसा होता है, H2H, H2O बोलते हैं ना, HOH, ये है H2O। इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होता है। अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच नहीं होती, वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच होती है। तो यहाँ पे एक का, ये भी H2O है, ये एक H2O है, ये एक H2O है ना। दोनों H2O में एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी 2 ऑक्सीजन के बीच में नहीं होगी। यहाँ पे क्या लिखा है, ऑक्सीजन एटम्स ऑफ 2 एडजेसेंट वाटर मॉलिक्यूल्स, व्हिच इज इनकरेक्ट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच हो रही है, एक ऑक्सीजन एटम के बीच और एक हाइड्रोजन एटम के बीच, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। क्या हो रहा है, एक ऑक्सीजन है ये वाले वाटर का और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये H है और यहाँ पे OH, इस तरीके से बॉन्डिंग हो रही है, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर सोर्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इन अ सेल इज। एक सेल में मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का मेजर सोर्स क्या है, तो प्रोटीन्स कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, राइबोसोम पे। राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स होते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहे हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को, और उनको इंसर्ट कर दे रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कौन से टाइप के, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। यहां से जाते हैं, यहां से ट्रांसपोर्ट शुरू होता है प्रोटीन्स का, गोल्जी पे जाएंगे, है ना, गोल्जी से फाइनली वो मेम्ब्रेन तक पहुंचेंगे। तो कहां पे होंगे मेजर सोर्सेज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट, मेन फंक्शन ऑफ पेरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइऑक्सिसोम्स इन अ सेल इज। ठीक है, पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइऑक्सिसोम्स क्या हैं, दे आर द सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं जो सेल में प्रेजेंट होते हैं। पेरोक्सिसोम का मेन फंक्शन क्या होता है, पेरोक्सिसोम का फंक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन, एक डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व है, एंड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, दे आर इन्वॉल्वड इन detoxification and beta oxidation of fatty acid. Glyoxysomes का क्या रोल है, they are involved in glyoxylate cycle, glyoxylate cycle, एक साइकिल इनके पास होती है which is called as glyoxylate cycle. glyoxylate cycle से क्या होता है, फैट से शुगर बनते हैं, this leads to the फैट से शुगर बनते हैं ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन के दौरान, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। मैंने आपको रोल बता दिया। अब करेक्ट ऑप्शन ढूंढते हैं। प्रोवाइडिंग मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड प्रोटीन कार्गो फॉर द अदर कंपार्टमेंट्स इन द एंडोमेम्ब्रेन पाथवे, इसका काम नहीं है। प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में तो इन दोनों का नाम ही नहीं होता है ना। प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में अभी मैंने आपको बताया भी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी, गोल्जी से वेसिकल, वेसिकल से मेम्ब्रेन पे जाएगा, इनका कोई रोल नहीं होता। इनकरेक्ट ऑप्शन। प्रोसेसिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड पॉलीसैकेराइड्स डेस्टिन्ड फॉर सिक्रीशन, गोल्जी करता है, ये नहीं करता। ठीक है। कंट्रोल द एंडोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटिक रिसाइक्लिंग, नो, इट इज नॉट द रोल ऑफ दिस ऑर्गेनेली। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लाइऑक्सिलेट, ये बिल्कुल सही है। ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे मेटाबॉलिज्म करा रहा है ग्लाइऑक्सिलेट का, एंड ये क्या करवा रहा है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड पेरोक्सिसोम, दोनों का रोल है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू शार्गफ रूल इन अ डीएनए मॉलिक्यूल, आपसे पूछा है शार्गफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है। शार्गफ रूल क्या बोलता है, शार्गफ रूल बोलता है ए टी के साथ पेयर करता है, ए का जो अमाउंट होगा दैट इज इक्वल टू टी, एंड जी सी के साथ पेयर करता है, जी का अमाउंट जो होगा दैट इक्वल टू सी। ठीक है। इसके अलावा अगर आप a प्लस जी करके देखो तो इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू टी प्लस सी। अगर मैंने आपको बोल दिया किसी सेल में a 30% है, ठीक है, यहां सेल में a 30% है, तो t भी 30% होगा, और बचा क्या 60% है, बचा 60% हो गया, 40% बचा, उसमें 20-20 ये होंगे। तो a जो प्यूरिन्स हैं दैट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ पायरिमिडीन्स, ये बोलता है। ठीक है। उसके अलावा आप स्टेटमेंट्स देखते हैं। स्टेटमेंट यहां पे देखो, अगर आप देखो यहां पे यूरेसिल दे दिया है, यहां पे यूरेसिल दे दिया, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल क्रॉस कर दो। क्यों, क्योंकि यूरेसिल जो है
that is not found in the DNA molecule. यूरेसिल कहाँ प्रेजेंट होता है? आरएनए में प्रेजेंट होता है, डीएनए में एब्सेंट होता है यूरेसिल. यूरेसिल की जगह डीएनए में क्या प्रेजेंट है? यूरेसिल की जगह थाइमिन प्रेजेंट है. तो ये दोनों स्टेटमेंट तो गलत होगी. उसके अलावा अमाउंट ऑफ एडेनिन एंड ग्वानिन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ थाइमिन एंड साइटोसिन, ये हम इंफर कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, इन एंजियोस्पर्म लेटरल रूट्स डेवलप फ्रॉम. एंजियोस्पर्म्स में जो लेटरल रूट्स होती हैं वो किससे डेवलप करती हैं? कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस या फिर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. तो जो कॉर्टेक्स है उसमें जो ये रूट्स हैं, लेटरल रूट्स, वो उनका ओरिजिन होता है पेरिसाइकल. बीसी उल्टा हो गया है, ध्यान रखना, ये ऑप्शन सी लिखा हुआ है. इसका आंसर क्या है? दिस इज पेरिसाइकल. जो पेरिसाइकल है वो एक मेरिस्मेटिक लेयर है जो एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर होती है. ठीक है, एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर ये एक लेयर होती है, मेरिस्मेटिक लेयर. इसी लेयर के सेल्स जो हैं वो एक्टिवली डिवाइड करते हैं. एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर मेरिस्मेटिक लेयर है, इसी लेयर के सेल्स जो हैं वो एक्टिवली डिवाइड करते हैं और लेटरल रूट्स जो हैं वो बनाते हैं. तो पेरिसाइकल जो है इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लेटरल रूट्स. कॉर्टेक्स की बात करें तो कॉर्टेक्स का रोल सिर्फ स्टोरेज और कंडक्शन में है. इनका रोल भी लिख लेते हैं. कॉर्टेक्स का रोल क्या है? कॉर्टेक्स इज इन्वॉल्व्ड इन जस्ट स्टोरेज एंड कंडक्शन. लेटरल रूट्स बनाने में इसका रोल नहीं है, स्टोरेज एंड कंडक्शन का रोल है. ठीक है, एंडोडर्मिस की बात करें, एंडोडर्मिस रूट की बाउंड्री होता है, एक लेयर ऑफ सेल्स है जो कि रूट की बाउंड्री है. ठीक है, इट इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल रूट्स, बाउंड्री ऑफ रूट. ठीक है, और स्टेम में वेसिकुलर कैम्बियम बनाने का काम करता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. इसका भी रोल नहीं है. करेक्ट ऑप्शन पेरिसाइकल. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टिश्यू इन प्लांट्स. प्लांट्स में डिफरेंट टिश्यू की डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज इसेंशियल फॉर. प्रोग्राम्ड सेल डेथ क्या है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जहां पे प्रोग्राम किया जाएगा कि कौन से सेल को डेड करना है, कौन सेल जो है वो डेड हो जाएगा. कुछ सेल्स डेड हो जाएंगे, क्यों डेड हो जाएंगे वो भी समझोगे. तो अगर बात करें कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा के सारे सेल्स अलाइव होते हैं. ठीक है, कॉलेनकाइमा के सेल्स डेड नहीं होते. यहां भी सेल्स अलाइव हैं, नो पीस प्रोग्राम्ड सेल डेथ. ग्राउंड टिश्यू में भी कोई प्रोग्राम्ड सेल डेथ नहीं होता. प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है जाइलम में. जो जाइलम के ट्रैकाइड्स हैं, है ना, ट्रैकिड्स हैं, या फिर जाइलम जो वेसल्स हैं वो क्या होते हैं? दे आर डेड. वाई? ताकि वहां पे उनका प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाए और वेसल्स बन पाए, ताकि प्रॉपरली वाटर और मिनरल जो है वो ट्रांसपोर्ट हो पाए, जो उनका काम है. ठीक है, तो एलिमेंट्स, वेसल एलिमेंट्स और ट्रैकिड्स में प्रोग्राम्ड सेल डेथ का होना जरूरी है ताकि एम्प्टी ल्यूमेंस बन पाए और वाटर और मिनरल्स, यहाँ पे प्रोग्राम्ड सेल डेथ होगी ताकि एम्प्टी ल्यूमेंस बन पाए. और जाइलम क्या होता है? इसी में इन्वॉल्व होता है ना, वाटर और मिनरल के उसमें ट्रांसपोर्ट में, और वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो एफिशिएंटली हो पाए. ठीक है, किसमें होती है प्रोग्राम सेल डेथ? प्रोग्राम सेल डेथ होती है जाइलम वेसल और ट्रैकेट्स में. ओके, ताकि इनका प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाए और एम्प्टी ल्यूमेन जो है वो बन पाए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. pollen wall proteins responsible for pollen recognition responses in the inter and intraspecific incompatibility incompatibility reactions are derived from. तो pollen wall proteins जो pollen pistil recognition में काम करती हैं, ठीक है, इंटर एंड इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन, वो कहां से डिराइव होते हैं? वो डिराइव होते हैं टेपिटम से. ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. टेपिटम क्या है? टेपिटम एक न्यूट्रिटिव लेयर होती है. टेपिटम इज द न्यूट्रिटिव लेयर जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को नरिश करती है. डेवलपमेंट माइक्रोस्पोर को नरिश करती है. तो ये स्पोरोफिटिक टिश्यू है. और एक्साइन, जो पॉलन वॉल प्रोटीन्स है ना, जिन्हें एक्साइन बोला जाता है. ठीक है, जो पॉलन वॉल प्रोटीन्स है, पॉलन वॉल प्रोटीन्स को क्या बोला जाता है? एक्साइन बोला जाता है. तो यही जो न्यूट्रिटिव लेयर है ये क्या प्रोवाइड कर रही है? एक्साइन और स्पोरोपॉलिन प्रिकर्सर्स को भी ये प्रोवाइड करती है. एक्साइन प्लस
स्पोरोपोलिनिन प्रीकर्सर्स कहां से मिले? जो कि न्यूट्रिटिव लेयर है आपकी टेपेटम। इन प्रोटीन्स का रोल क्या है? इन प्रोटीन्स का रोल है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और क्रॉस स्पीशीज पॉलन रिकॉग्निशन में, ठीक है। तो दिस इज अबाउट टेपेटम। अगर माइक्रोस्पोर साइटोप्लाज्म की बात करें, जो कि यहाँ पे गलत हैं ये सारे ऑप्शंस, माइक्रोस्पोर साइटोप्लाज्म जो है ये कंट्रीब्यूट करता है इंटाइन, जो इंटरनल लेयर है, इंटाइन और गैमीट, लेकिन एक्साइन नहीं करता। तो ये गैमीट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, और इंटाइन के लिए, बट नॉट एक्साइन। यहाँ पे आपसे एक्साइन के बारे में भी पूछा गया है, तो एक्साइन के लिए नहीं है, इंटाइन के लिए है। कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, कनेक्टिव टिश्यू एक वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, ये प्रोटीन्स, पॉलन प्रोटीन्स नहीं बनाता। एंथर लोब्यूल की बात करें, ये वो स्पेस है वेयर एंथर डेवलप, जहां एंथनी पॉलन डेवलप होगा, पॉलन डेवलप होगा, लेकिन इसका इसमें कोई लेना देना नहीं है। यहां लेना देना किसका है? टेपेटम का। टेपेटम क्या है? एक न्यूट्रिटिव लेयर है, ठीक है, न्यूट्रिटिव लेयर है जो एक्साइन प्रोटीन्स और रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स का सोर्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। So next question is question number 16, which is asking which of the following is the most stable form of DNA under physiological condition found in the living earth? तो most stable form of DNA कौन सा है? most stable form of DNA है BDNA, ठीक है। अब यहीं पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं आपका। 3 फॉर्म्स A, B एंड Z। A DNA होता है, B DNA होता है, Z DNA होता है। तो मोस्ट स्टेबल जो है फिजियोलॉजिकल कंडीशन में, दैट इज बी डीएनए। ओके, अगर इनके बीच डिफरेंस की बात करें, ए डीएनए राइट हैंडेड है, बी डीएनए भी राइट हैंडेड है। कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेफ्ट हैंडेड डीएनए कौन सा है? जेड डीएनए इज लेफ्ट हैंडेड। मोस्ट स्टेबल जो सबसे ज्यादा कॉमनली अक्कर करता है, दैट इज बी डीएनए। अगर ए डीएनए की बात करें, ए डीएनए जो है इट इज रेयर, इन विट्रो आता है। अगर इसको डिहाइड्रेट कर दे देन इट अकर्स डिहाइड्रेट कंडीशन में, डिहाइड्रेटेड कंडीशन में। इसमें बेस पेयर, अगर इसमें 10 बेस पेयर पर टर्न है, पर टर्न इसमें 10 बेस पेयर हैं, इसमें 11 बेस पेयर पर टर्न होंगे, और इसमें तो उससे भी ज्यादा 12 बेस पेयर पर टर्न, ठीक है। राइट राइट लेफ्ट 10 11 12 बेस पेयर पर टर्न, ठीक है। और जेड डीएनए जो है उसमें तो 12 बेस पेयर हैं, जिगजैग बैकबोन होती है। नॉर्मल जो एनवायरमेंट होंगे, एक्वस सेलुलर एनवायरमेंट है, उसमें बी टाइप होता है। ए टाइप कब आता है? इन द डिहाइड्रेटेड कंडीशन। जेड टाइप जो है ये स्टेबल नहीं होता, ये ट्रांजिएंट है, रेगुलेटरी रोल होता है, लेकिन ये स्टेबल नहीं होता अंडर द फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ए एंड सी नहीं हो सकता क्योंकि ये जेड भी क्या है? फिजियोलॉजिकल कंडीशन में स्टेबल नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज बी टाइप। याद रखना बी क्या है? राइट हैंडेड है, 10 बेस पेयर है पर टर्न, एंड इट इज मोर स्टेबल। Question number 17, which of the following components is a characteristic feature of tRNA? tRNA क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए। तो यहां पे पूछा है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ट्रांसफर आरएनए का, ट्रांसफर आरएनए का, दैट अनेबल्स इट टू रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू एप्रोप्रिएट अमीनो एसिड ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे कौन सा उसको मदद कर रहा है टू रिकॉग्नाइज द and recognize and bind to appropriate amino acid, ठीक है। तो वन बाय वन सारे के सारे ऑप्शंस देखते हैं। टीआरएनए में नंबर 1 ऑप्शन इज टाटा बॉक्स। अब टाटा बॉक्स कहां होता है? आपने सुना होगा टीए बॉक्स। टीए बॉक्स इज प्रेजेंट इन द डीएनए। ये डीएनए के प्रमोटर रीजन में प्रेजेंट होता है, इट इज नॉट प्रेजेंट इन द आरएनए। जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगी प्रमोटर रीजन, वहां ये टाटा बॉक्स प्रेजेंट होगा। एंटीकोडोन लूप, एंटीकोडोन लूप किस पे प्रेजेंट होता है? अगर मैं टीआरएनए का स्ट्रक्चर बताऊं तो उसके यहां पे बेस पे एंटीकोडोन लूप प्रेजेंट होता है। एंटीकोडोन लूप ही है जो क्या करेगा? रिकॉग्नाइज करेगा और बाइंड करेगा एप्रोप्रिएट अमीनो एसिड से। तो करेक्ट ऑप्शन मिल गया ऑप्शन बी, एनहेंसर सीक्वेंस। ऑप्शन सी जो बोल रहा है एनहेंसर सीक्वेंस क्या होता है? एनहेंसर सीक्वेंस टीआरएनए में नहीं होती, इट इज अ जीन रेगुलेशन एलिमेंट। ये टीआरएनए में एब्सेंट होता है, जीन रेगुलेशन एलिमेंट। और जो एक्सॉन इंट्रॉन जंक्शन है, इसका स्प्लाइसिंग में रोल है।
टीआरएनए के ये बाइंडिंग और रिकॉग्निशन में नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑप्शन बी, एंटी कोडोन लूप विच इज प्रेजेंट ऑन द टीआरएनए स्ट्रक्चर। द मस्कीटो एडीज एजिप्टाई इज नॉट द वेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस। तो इनमें से कौन सा वायरस है जिसका वेक्टर नहीं है एडिस एजिप्टाई, ठीक है। तो एडिस एजिप्टाई आपको पता है एक मस्कीटो है जो डिफरेंट वायरस को के लिए वेक्टर का काम करता है, उनको कैरी करता है ना, और उसके कारण वो कौन कौन से डिजीज कॉज करता है, जिका फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया, ठीक है। तो 1 बाय 1 ऑप्शन देखें, जिका वायरस, ठीक है, इसके लिए तो वो वेक्टर है, दिस इज द करेक्ट, इसके लिए तो वो वेक्टर की तरह काम करता है। डेंगू वायरस के लिए भी ये क्या करता है, डेंगू वायरस है, डेंगू फीवर कॉज करता है और इसके लिए भी ये वेक्टर की तरह काम करता है। मच्छर के काटने से होता है, जिका हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, चिकनगुनिया वायरस के लिए भी ये काम कर रहा है। अगर मैं बात करूं राइनो वायरस की, तो राइनो वायरस क्या है, राइनो वायरस वो वायरस है जो क्या होता है, कॉमन कोल्ड, जिसके कारण कोल्ड होता है। और ये वायरस जो होता है ये किसी मच्छर या किसी वेक्टर से नहीं होता, ये एयरबॉर्न पैथोजन है। एयरबॉर्न मतलब कि एयर के थ्रू जो है ये ट्रांसमिट होता है। तो दिस इज एयरबॉर्न, ये ड्रॉपलेट से किसने छींक दिया, उसके ड्रॉपलेट्स गए, उसके कारण होता है, और इट इज नॉट ड्यू टू द मस्कीटो। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. During M phase, which class of proteins help in the reorganization of chromatin? M phase के दौरान कौन सा प्रोटीन का क्लास जो है वो रीऑर्गेनाइजेशन में मदद करता है क्रोमैटिन के, ठीक है। देखते हैं कोहेजेंस क्या होते हैं, कोहेजिन जो हैं वो प्रोटीन्स हैं जो क्या करते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स को आपस में जुड़ने में मदद करते हैं। इनका रोल जो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमैटिन में नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, जब एम फेज होना है ना, एम फेज के टाइम पे क्रोमैटिन को बहुत कंडेंस हो जाना है, जैसे ये कि क्रोमैटिन है, एम फेज के दौरान इसको हाईली कंडेंस हो जाना है और यही को बोलते हैं क्रोमोसोम्स, ताकि कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन और क्रोमोसोम क्या है, सेम चीज है ना। कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन को ही क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। तो इसको क्या होना है, माइटोसिस के टाइम पे क्रोमैटिन को टाइटली कंडेंस करना होता है ताकि क्रोमोसोम्स जो हैं प्रॉपरली सेग्रीगेट हो पाए। अब इसमें यहां पे ये क्रोमोसोम क्या है, इट इज द कंडेंस्ड, लिख देते हैं कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए या फिर कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन की ही दूसरी फॉर्म है जो कि कंडेंस्ड है, थोड़ी रिलैक्स है, तो वो बन जा रहा है क्रोमैटिन, ठीक है। अब जब इसको एम फेज के टाइम पे ये फॉर्म बनानी है, उस टाइम पे कौन से प्रोटीन्स मदद करते हैं, कोहेजिन्स तो नहीं करते, उसकी मदद करते हैं कंडेंसिन्स। कंडेंस्ड फॉर्म है, याद रखना, कंडेंसिन्स मदद करते हैं। कंडेंसिन्स क्या है, ये प्रोटीन्स है जो क्रोमैटिन फाइबर को एकदम क्या कर देंगे, कंडेंस कर देंगे, रीऑर्गेनाइज कर देंगे ताकि वो मेटाफेज क्रोमोसोम्स बन पाए। क्रोमैटिन फाइबर्स को कॉम्पैक्ट करेंगे, क्रोमैटिन फाइबर से क्रोमोसोम बनाएंगे। द प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज कंडेंसिन्स, ठीक है। अगर मैं बाकी की भी बात करूं, जो कोहेजिन्स हैं, कोहेजिन सिस्टर क्रोमैटिड्स को होल्ड करते हैं, होल्ड सिस्टर क्रोमैटिड्स टुगेदर, सिस्टर क्रोमैटिड्स को एक साथ होल्ड करते हैं, लेकिन दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रीऑर्गेनाइजेशन। अब देखो ये जो क्रोमैटिन है इसमें डीएनए है, डीएनए की एक और डीएनए स्ट्रैंड बन गया, जैसे क्रोमोसोम में कभी ऐसे बना सकते हैं, क्रोमोसोम कभी ऐसे भी बना देते हैं हमें ना। तो ये जो दो क्रोमैटिड है ना, इनको सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं, एक ही क्रोमोसोम पे हैं, ठीक है। और इनको आपस में होल्ड करने में किसका रोल है, इनको होल्ड करने में है कोहेजिन का रोल, ठीक है। साइक्लिन की बात करें तो साइक्लिन सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, दे आर सेल साइकिल रेगुलेटर्स, लेकिन इनका रोल जो है वो इज नॉट द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्रोमोसोम। कंडेंसिन्स का रोल है, और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज सीडीकेज जो है ये सेल प्रोग्रेशन को कंट्रोल करते हैं कि एक फेज से दूसरे फेज में जो जाना है ना, सेल प्रोग्रेशन। लेकिन इनका रोल जो है इन दोनों का, चाहे वो साइक्लिन का हो चाहे साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज का हो, इनका सेल साइकिल को रेगुलेट करना है। इनका काम नहीं है क्रोमोसोम की कंडेंसेशन करवाना, क्रोमोसोम की रीऑर्गेनाइजेशन करवाना। क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनाने का काम किसका है, इट इज द प्रोटीन्स, जिनको क्या बोलते हैं, विच आर कॉल्ड एज कंडेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टेलोमेरेज। टेलोमेरेज क्या है, टेलोमेरेज एक तरह के एंजाइम्स हैं, इनका काम होता है क्रोमोसोम के एंड को एक्सटेंड करना,
क्योंकि जैसे जैसे रेप्लिकेशन होती जाती है ना, वैसे क्रोमोसोम के एंड जो है वो श्रिंक होते जाते हैं, और श्रिंक होने के कारण जो एक सेल है उसके पास कुछ एबिलिटी है, वो कुछ साइकिल्स ही कर पाएगा। ठीक है, टेलोमरेज क्या है, उन एंड्स को एक्सटेंड कर देता है ताकि रेप्लिकेटिव एबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाए। आपसे पूछा है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। ठीक है, तो टेलोमरेज जो है इट इज एन राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन एंजाइम कॉम्प्लेक्स। जी हाँ, ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है। तो आप एक टेलोमरेज का नोट बना के सब चीजें ऐड कर सकते हो। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ सेलुलर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड एड्स डीएनए टू द एंड ऑफ द क्रोमोसोम। जी हाँ, ये आरएनए टेम्पलेट को, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मतलब ये आरएनए टेम्पलेट को यूज करता है टू सिंथेसाइज डीएनए, और ये क्या करेगा, एंड ऑफ क्रोमोसोम को, मैंने आपको यही बताया ना कि वो श्रिंक हो जाते हैं और उनको क्या करता है, ये एक्सटेंड करता है, तो ये एंड ऑफ क्रोमोसोम के पास क्या करेगा, डीएनए को ऐड करेगा। दिस इज ऑल्सो राइट। थर्ड इज it recognize the tip of an existing telomere DNA repeat sequence। जी हाँ, ये रिकॉग्नाइज करता है एग्जिस्टिंग टेलोमेरिक रिपीट्स को, और ये एक्सटेंड कर देता है, जो 3' ओवरहैंग होता है उसको एक्सटेंड कर देता है। जी, इसको भी ऐड कर लो कि ये रिकॉग्नाइज करता है एग्जिस्टिंग जो टेलोमियर है वहां पे जो डीएनए रिपीट सीक्वेंस है, रिपीटेटिव डीएनए होता है, उसको रिकॉग्नाइज करके फिर वहां पे डीएनए ऐड करता है। ऑप्शन डी, विथ इट इलोंगेट्स द टेलोमियर सीक्वेंस इन 3' to 5' डायरेक्शन। तो डीएनए की सिंथेसिस आपको पता है किस डायरेक्शन में होती है, 5' to 3'। तो ये गलत बोल दिया, बाकी सब सही बोल दिया। इलोंगेट्स करता है टेलोमियर सीक्वेंस को, बट नॉट इन 3 to 5 डायरेक्शन, बट 5 to 3 डायरेक्शन। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। And this is about this question. Next question. Life history trade-off between clutch size and offspring size। ठीक है, लाइफ हिस्ट्री ट्रेड ऑफ का मतलब क्या है, लाइफ हिस्ट्री ट्रेड ऑफ का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म के जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, इसलिए रिप्रोडक्शन के ट्रेड्स में क्या होता है, बैलेंस होता है। अगर कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो एग जो है ज्यादा एग बनाएगा, ज्यादा एग जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है कोई ऑर्गेनिज्म, तो वो एग कैसे होंगे, छोटे छोटे होंगे। और अगर वो एक एग प्रोड्यूस कर रहा है तो वो एग कैसा होगा, बड़ा होगा। ठीक है, इस तरीके का लाइफ हिस्ट्री ट्रेड ऑफ हो जाता है। लाइफ हिस्ट्री ट्रेड ऑफ में क्या बोल रहे हैं कि जब लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, जो कि होते ही हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज के टाइम पे बैलेंस दिखेगा इन रिप्रोडक्टिव ट्रेड्स। रिप्रोडक्टिव ट्रेड्स। अब ये पूछा है इन क्लच साइज एंड ऑफस्प्रिंग। क्लच साइज का मतलब है एग्स। क्लच साइज को ऐसा समझ लो, एग्स में अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो ज्यादा एग्स प्रोड्यूस कर रहा है तो एग में अवेलेबल रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, ऑफस्प्रिंग जो होगा छोटा होगा। कोई ऑर्गेनिज्म कम एग प्रोड्यूस कर रहा है तो अवेलेबल रिसोर्सेज जो होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे, और क्लच साइज जो होगा वो कम है, लेकिन ऑफस्प्रिंग जो है वो एक मिलेगा, लेकिन उसमें रिसोर्सेज जो हैं वो ज्यादा हैं। देखो, अब ये रिसोर्सेज हैं, अगर ये रिसोर्सेज मुझे 4 लोगों में देने हैं तो रिसोर्सेज कम मिले, 4 छोटे छोटे अंडे बने, पर यही अगर मुझे एक को ही देना है तो क्या हो गया, एक बड़ा एग जिसमें मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है न्यूट्रिएंट्स की, वो चीज होगा। तो ये आपको यहाँ पे पूछा हुआ, आपने सिर्फ स्टेटमेंट्स देखनी है। तो फर्स्ट इज इट मीन्स दैट एज क्लच साइज इंक्रीज, जैसे जैसे ये क्लासिकल आप इसको जो आर-के थ्योरी है ना, R/K थ्योरी, उसके एग्जाम्पल में भी ऐड कर सकते हो। लाइफ हिस्ट्री ट्रेड ऑफ, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलती है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग क्लच साइज इंक्रीजेस, ऑफस्प्रिंग साइज इंक्रीज। जैसे क्लच का साइज बढ़ेगा तो ऑफस्प्रिंग का साइज बढ़ेगा। तो यहाँ देखो, एक ऑर्गेनिज्म है, उसके पास ये रिसोर्सेज हैं और उसने क्या किया, 4 एग्स प्रोड्यूस कर दिए, या फिर एक ऑर्गेनिज्म है उसने सारे रिसोर्सेज एक एग में दे दिए। ठीक है, 2 केसेस हैं। अब जो ये होगा जिसमें क्लच साइज ज्यादा होगा, जिसमें क्लच साइज ज्यादा होगा उसमें ऑफस्प्रिंग का साइज कैसा होगा, अंडे कैसे होंगे, छोटे होंगे। तो ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, क्लच साइज इंक्रीज, ऑफस्प्रिंग साइज डिक्रीज। जैसे जैसे क्लच का साइज बढ़ा, यहाँ पे क्लच का साइज देख लो, क्लच मतलब नंबर ऑफ एग्स। ठीक है, नंबर ऑफ एग्स ज्यादा है तो ऑफस्प्रिंग का साइज छोटा है, बिल्कुल सही। जितने ज्यादा अंडे उतने छोटे अंडे, जितने कम अंडे उतने बड़े अंडे। ठीक है, इट मीन्स दैट एज क्लच साइज इंक्रीज अडल्ट साइज इंक्रीज। देखो, अडल्ट के साथ हम कुछ लेना देना नहीं बोलते, हम सिर्फ एग की बात कर रहे हैं, अडल्ट के साथ नहीं कर सकते बात, तो ये दोनों गलत हो गए। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डज नॉट हैव दिस रोल। तो यहाँ पे कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि
सेल्स के बाहर की लेयर मेम्ब्रेन होती है, उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। आपसे पूछा है डज नॉट हैव दिस रोल, तो कौन सा रोल है हम वो देखते हैं। फर्स्ट इज एनर्जी ट्रांसडक्शन। तो एनर्जी ट्रांसडक्शन अगर हम मेम्ब्रेन्स की बात करें तो मेम्ब्रेन में कई बार कपल्ड होते हैं बहुत से ट्रांसपोर्टर जो क्या करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम मेम्ब्रेन की बात करें तो वो क्या कर रही है, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन की बात करें तो वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, तो एनर्जी ट्रांसडक्शन में उनका रोल रहेगा। कैसे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को एग्जांपल ले लो जो कि मेम्ब्रेन के ऊपर ही होती है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी ट्रांसडक्शन, तो ये तो रोल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। सेकेंड, असिस्टिंग इन क्रोमोसोम सेग्रीगेशन। अब क्रोमोसोम सेग्रीगेशन जो है उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, स्पिंडल फाइबर बनते हैं, है ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स का रोल है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कोई रोल नहीं होता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर है, इंटैक्ट है, इसका कोई रोल नहीं है, अंदर पे स्पिंडल फाइबर्स बन रहे हैं, सेंट्रियोल है ना, ये सब रोल प्ले करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व। तो करेक्ट आंसर आपको यहां ही मिल गया है। करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी। अगले स्टेटमेंट्स भी देखते हैं, ऑप्शन बी को मैंने टिक लगा दिया कि ये करेक्ट आंसर है, ये इनकरेक्ट इनकरेक्ट इनकरेक्ट। ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब देखो जो उस पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ पे कोई ग्रोथ फैक्टर आ गया तो ये रिस्पॉन्ड करेगी और आगे जाके पूरा का पूरा सिग्नल जो है उसको आगे भेजेगी। इंटरसेलुलर इंट्रैक्शंस, इंटरसेलुलर इंट्रैक्शन में भी सिग्नलिंग के थ्रू या फिर एडेशन मॉलिक्यूल है उसके थ्रू ये क्या करेगी, सेल से सेल का इंट्रैक्शन। यहाँ पे कोई सेल है, आपको पता है सिग्नलिंग होती है दो सेल्स के बीच में, ये अगर पड़ोसी सेल है पैराक्राइन सिग्नलिंग या फिर कोई ऐसी सिग्नलिंग के थ्रू ये सेल और सेल एंडोक्राइन किसी भी सिग्नलिंग मैकेनिज्म से ये सेल्स के बीच इंटरेक्शन करवा सकती है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, जो नहीं है रोल, दैट इज असिस्टेंस इन द क्रोमोसोम सेग्रीगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द रास पाथवे। रास पाथवे क्या है, रास एक प्रोटीन होती है ना, तो जो रास पाथवे है वो एक सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे है जो सेल ग्रोथ करवाता है, सेल प्रोलिफरेशन करवाता है एंड सेल डिफरेंशिएशन करवाता है। होता क्या है, ग्रोथ रिसेप्टर आता है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पे बाइंड करता है, आरटीके पाथवे है ना। कौन सा पाथवे होता है, रास पाथवे, इसको क्या नाम दे सकती हूँ, आरटीके पाथवे। अगर ब्रीफ में डिस्कस करें इस पाथवे में होता क्या है, तो एक ग्रोथ फैक्टर आता है, ग्रोथ फैक्टर जाके आरटीके है मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है, डाइमर होता है, उससे बाइंड करता है, आरटीके ऑटोफॉस्फोराइलेट करते हैं, ठीक है, आरटीके फॉस्फोराइलेट हो गए और उसके बाद रास एक्टिवेट हो जाता है। रास क्या है, इट इज अ मेम्ब्रेन, इट इज अ जीटीपी बाउंड प्रोटीन, ठीक है। रास जो है आगे जाके जो मैप काइनेज प्रोटीन है ना, मैप माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन जो काइनेज है इसकी कैस्केड को एक्टिवेट करते हैं, काइनेज 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 है ना। और मैप जो है न्यूक्लियस में जाता है, न्यूक्लियस में जाके मैप कहाँ चला गया, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में जाके ये जिन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन कराना होता है, जिन जीन्स का एक्सप्रेशन करवाना होता है वो करवाता है। तो दिस इज द ब्रीफली मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से ये पाथवे काम करता है, रास पाथवे, ठीक है। ये है रास जो कि जीटीपी बाउंड प्रोटीन है, रास एक्टिवेट हो जाती है, यहाँ पे एडेप्टर प्रोटीन भी होते हैं बीच में, ठीक है। ये मैंने आपको बेसिक सा बता दिया। अब यहाँ पे आपको बताना है कि रास पाथवे के दौरान होता क्या है। तो रास पाथवे मैंने आपको बता दिया, अब एनालाइज करते हैं सारे प्रोटीन्स को। तो रास पाथवे के दौरान साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन काइनेज आर एक्टिवेटेड। ये एक सेल है, पूरा सेल ये बना दिया मैंने, इसके अंदर ही न्यूक्लियस था, ठीक है। तो ये सेल के बाहर था ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, सेल के बाहर बना देते हैं रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, ठीक है। ग्रोथ फैक्टर यहां आके बाइंड किया, तो देखो होगा क्या, क्या साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हो रहे हैं, तो ये मैप काइनेज मैप काइनेज 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 मैप काइनेज काइनेज मैप काइनेज, सब काइनेज ही साइटोप्लाज्म में ही है। तो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन काइनेज जो है वो एक्टिवेट हो रहे हैं। ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर इज डीफॉस्फोराइलेटेड, डीफॉस्फोराइलेट नहीं होता जबकि ये फॉस्फोराइलेट होता है यहाँ पे, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ग्रोथ फैक्टर बाइंड टू रिसेप्टर्स इन साइटोप्लाज्म। ग्रोथ फैक्टर देखो साइटोप्लाज्म तक तो पहुंच ही नहीं पाया, ग्रोथ फैक्टर जो है वो मेम्ब्रेन पे ही बाइंड किया, जो आरटीके है दैट आर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, ये भी गलत हो गया। लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसलेशन फैक्टर, ट्रांसलेशन फैक्टर तो बने नहीं बल्कि जिन जीन्स का एक्सप्रेशन होना था वो हो गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन। इनमें से कौन सा एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है। तो एपोप्टोसिस क्या है, एपोप्टोसिस है सेल डेथ की प्रोसेस, और एपोप्टोसिस को कुछ प्रोटीन्स रेगुलेट करते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, एपोप्टोटिक प्रोटीन्स।
अब ये एपोप्टोटिक प्रोटीन्स को दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। एक होते हैं प्रो एपोप्टोटिक एंड दूसरे है एंटी एपोप्टोटिक जीन्स, एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स। ठीक है, एंटी एपोप्टोटिक एंड प्रो क्या करेंगे, दे विल कॉज एपोप्टोसिस, और एंटी क्या करेंगे, दे विल इनहिबिट एपोप्टोसिस। ठीक है, एंटी मतलब कि जो उसके एंटी हैं तो इनहिबिट करेंगे एपोप्टोसिस को, प्रो जो है दे आर गोइंग टू कॉज द एपोप्टोसिस। अगर मैं बात करूं प्रो एपोप्टोसिस तो एग्जांपल आते हैं आपके बैक, बैम, बैक्स, बिम, नॉक्सा, पूमा, बीबीबी, एनपी। ठीक है, ये सब क्या है आपके प्रो एपोप्टोटिक मतलब सेल डेथ को ये प्रमोट करते हैं। एंटी एपोप्टोटिक हैं जो सेल डेथ को इनहिबिट करते हैं, उसमें आ जाएंगे BCL2, BCLXL, BCLXL एंड BFL1। ये आपको याद ही कर लेना है। अगर इस टाइप का अगली बार आपको एंटी एपोप्टोटिक पूछ लिया, इस एंटी एपोप्टोटिक पूछा है, अगली बार आपको प्रो एपोप्टोटिक अपकमिंग एग्जाम में पूछ लिया, तो आपको ये चीज जो है इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन पे आ जाओ। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया है BCLXS। BCLXS क्या है? इट इज अ शॉर्ट आइसोफॉर्म ऑफ BCLXS, लेकिन ये क्या है? इट इज प्रो एपोप्टोटिक है, दिस इज नॉट एंटी एपोप्टोटिक। एग्जाम्पल में नहीं आया, दिस इज नॉट। BFL1 इज एंटी एपोप्टोटिक, बिम इज प्रो, नॉक्सा इज प्रो। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आपने ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। नेक्स्ट, which of the following components of the cell is directly involved in ensuring correct Golgi localization in animal cell? correct Golgi localization में इनमें से प्रॉपर लोकलाइजेशन के लिए इनमें से किसकी जरूरत है? एक्टिन साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल्स, न्यूक्लियोलस या फिर आपका पेरोक्सिसोम्स। तो पेरोक्सिसोम्स मैंने आपको भी हमने डिस्कस कर लिया। पेरोक्सिसोम एक क्या है? मेटाबॉलिक ऑर्गेनेली है जो कि बीटा ऑक्सीडेशन करवा रहा है ना, डिटॉक्सिफिकेशन में रोल है। न्यूक्लियोलस की बात करूं, न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियस के भी अंदर है, इट इज आरएनए सिंथेसिस साइट। गोल्जी लोकलाइजेशन में इसका भी अंदर से कैसे ये रेगुलेट करेगा, इसका इसमें भी रोल नहीं है। बात करें माइक्रोट्यूब्यूल्स की, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द वन जो कि सेल के अंदर होते हैं। अब वो सेल्स के अंदर होते हैं तो वो क्या कर सकते हैं? गोल्जी को पोजीशन कर सकते हैं जहां पे भी नियर न्यूक्लियस जहां लेकर आएंगे, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गोल्जी पोजीशनिंग के लिए भी एंड ऑल्सो फॉर द वेसिकल ट्रैफिकिंग। गोल्जी पोजीशनिंग एंड वेसिकल ट्रैफिकिंग। ओके, एक्टिन साइटोस्केलेटन की बात करें, एक्टिन साइटोस्केलेटन क्या है? एक्टिन क्या करते हैं? सेल को शेप देने में रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल शेप बट नॉट फॉर द गोल्जी की पोजीशनिंग। ठीक है, तो यहां पे लिख दो मेन या फिर मेंटेन लिखने की जगह लिख दो सिर्फ दे आर रिस्पॉन्सिबल इन मेंटेनिंग द सेल शेप एंड कॉर्टिकल वेसिकल मूवमेंट में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 25. लेट्स मूव फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 26. Which scientist proposed the principle of competitive exclusion? प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन क्या बोलता है? जब दो स्पीशी, ठीक है, दो स्पीशी हैं तो अगर वो सेम रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं, सेम नीश में प्रेजेंट है, इफ टू स्पीशीज दे आर प्रेजेंट इन द सेम नीश, तो वो कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। कोई एक जो है दूसरे को एलिमिनेट करेगा। ये किसने डिस्कवर किया था? रूल को ही क्या बोलते हैं? अगर आपने पढ़ा होगा ना प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, तो इसको बोला जाता है गॉशियस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। इसको हम बोलते ही ऐसे, पढ़ते ही ऐसे, गॉशियस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। पैरामीशियम पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे और ये जो है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन दिया था। करेक्ट आंसर जो है दैट इज GF गॉजे, ऑप्शन बी। अगर चार्ल्स डार्विन की बात करूं तो डार्विन ने आपको पता है क्या दिया है? इन्होंने हमें किसके बारे में बताया है? नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया है, बट नॉट अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन क्या है? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन समझ जाओ, कॉम्पिटिशन होगा, दो स्पीशी कंपीट करेंगे सिमिलर नीश में, तो एक स्पीशी जो है को एग्जिस्ट नहीं करेंगे, एक स्पीशी दूसरे को आउट कंपीट कर देगी, फाइनली एक स्पीशी एग्जिस्ट करेगी। अल्फ्रेड रसेल वॉलेस की बात करें तो उन्होंने बायोजियोग्राफी के बारे में, वॉलेस ने बायोजियोग्राफी पे काफी सारा काम किया है। बायोजियोग्राफी का अगर नेक्स्ट टाइम आपसे साइंटिस्ट
कोई और पूछ लिया, देख लो, इससे ये पता चलता है कि एचपी सेट में आपसे साइंटिस्ट के नाम भी पूछ रहे हैं, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप साइंटिस्ट के नाम पे भी ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद अर्नेस्ट हैक्कल, अर्नेस्ट हैक्कल हमें पता है इकोलॉजी में इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, इसको तो याद करना है, इसको तो ध्यान रखना है, लेकिन ये चीजें फॉर द अपकमिंग एग्जाम आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग ट्यूमर सेल ओरिजिन विद देयर नॉमेनक्लेचर। यहाँ पे जो ट्यूमर सेल ओरिजिन है वो आपने उनके नॉमेनक्लेचर के साथ क्या करना है, मैच करना है। तो जब हम कैंसर पढ़ते हैं तो हम कैंसर के ही टाइप के हिसाब से उसका नॉमेनक्लेचर बनाते हैं, जैसे कि एपिथेलियल सेल के कैंसर को हम बोलते हैं कार्सिनोमा, मसल सेल के कैंसर को बोलते हैं सार्कोमा, व्हाइट सेल ब्लड सेल के कैंसर को ल्यूकेमिया बोलते हैं, बी सेल के कैंसर को माइलोमा बोलते हैं। ऐसे हमने डिफरेंट कैटेगरीज जो है बनाई है, यहाँ पे हमें सिर्फ मैच करना है। तो मसल सेल के कैंसर को मैंने अभी बता दिया सार्कोमा, याद रखना है, ठीक है। आगे से जर्म सेल के कैंसर को बोलते हैं टीरेटो कार्सिनोमा, इट इज अ कार्सिनोमा, टीरेटो मतलब कि जर्म सेल्स में हो रहा है, ठीक है। एपिथेलियल सेल कार्सिनोमा एंड व्हाइट ब्लड सेल ल्यूकेमिया। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, मैचिंग वाले क्वेश्चन ऐसे भी काफी इजी होते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत सॉल्व करो तो आप पूरा जो है उसको बना सकते हो। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं दे आर वेरी मच, मतलब आपको एक मार्क्स मिल रहे होते हैं यहाँ पे काफी आसानी से, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन बना लो ए का सेकंड ऑप्शन डी, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, ए का सेकंड ऑप्शन डी बन गया। एक आपने सही कर लिया होता ना, अगर आपको मसल सेल का सार्कोमा पता है आप सारा का सारा क्वेश्चन सही कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, given below are the names of cells and tissue that take part in reproduction in human, males and females in column 1 and their function in column 2। तो यहाँ पे आपको किसका नाम दिया है, ऐसे सेल और टिश्यू का जो ह्यूमन मेल एंड फीमेल में रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और यहाँ पे फंक्शन दिया है, आपको क्या करना है, इनको फिर से मैच करना है, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम, सबसे पहले शुरू करते हैं कॉर्पस ल्यूटियम से। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो किसमें बनता है, ओवरी में बनता है, ठीक है, जिसका काम क्या होता है, वंस अगर एग फर्टिलाइज हो जाए तो उस वहां पे प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है, हार्मोन्स प्रोवाइड करता है, राइट। और अगर नहीं हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गई, तो ये डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है इसका काम क्या है, हार्मोन्स प्रोवाइड करना, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये आ गया ऑप्शन बी। लेट अस से मुझे नहीं पता है कॉर्पस ल्यूटियम, मुझे बहुत बेसिक सी चीज सबको पता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके टाइम जो लेयर जिसका शेडिंग डाउन होती है वो कौन सी लेयर होती है, यूट्रस की लाइनिंग होती है, क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। ये आपने एक ऑप्शन यहां पे कर लेना है, सेकंड का ए आपने कर लिया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगले भी देखते हैं, फर्स्ट का तो ये पता चल ही गया। एपिडिडाइमस क्या होता है, एपिडिडाइमस हमें पता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म की फॉर्मेशन कहां होती है, द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, है ना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, स्पर्म का टेस्टिस में, फीमेल में ओवरी, मेल में टेस्टिस, टेस्टिस में भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में अगर स्पर्मेटोजेनेसिस होगी लेकिन उसका मैच्योरेशन कहां होता है, साइट ऑफ मैच्योरेशन इज एपिडिडाइमस, ठीक है। अगर आप इमेच्योर स्पर्म लोगे तो इट इज नॉट एबल, उसको मैच्योरिटी कहां आती है, इन द एपिडिडाइमस। ऑप्शन आपका बी इज द करेक्ट वन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाई इज पिशिया पेक्टोरिस आइडल ओवर सेकेरोमाइसिस सेरिविसे फॉर डीएनए सीक्वेंस। अभी जो पिस्टिया पेस्टोरिस की बात करूं या फिर सेकेरोमाइसिस सेरिविसे की बात करूं, दोनों क्या है, बोथ आर ईस्ट, ठीक है, ये दोनों ईस्ट हैं। इसको यूज किया जाता है एक्सप्रेशन सिस्टम में, उसको यूज किया जाता है टू स्टडी अबाउट द बेसिक ईस्ट जेनेटिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इसको हाँ डीएनए सीक्वेंसिंग में यूज किया, तो इसको क्यों किया, जिसको ईस्ट जेनेटिक्स पढ़ने के लिए मैं इसको यूज करती हूँ, तो मैंने इसको क्यों नहीं यूज कर लिया डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए भी, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन ढूंढते हैं, पहले ऑप्शन सारे देखते हैं। पिशिया पेक्टोरिलिस, ठीक है, जो पिशिया पेक्टोरिलिस है इट हैज हायर ग्रोथ रेट। अब हायर ग्रोथ रेट अगर इसका है भी तो उससे डीएनए सीक्वेंसिंग का क्या लेना देना है, ठीक है। सो ये करेक्ट, यहाँ पे आपसे पूछ लिया डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए क्यों लेते हैं, डीएनए सीक्वेंस के लिए जो ऑर्गेनिज्म लेना है ना, पहली बात उसमें कुछ फीचर्स होने चाहिए, ठीक है। उन फीचर्स में से एक तो ये है नहीं कि ग्रोथ रेट ज्यादा होने चाहिए, वो फीचर हैं कि उस ऑर्गेनिज्म का स्टेबल जीनोमिक इंटीग्रेशन होना चाहिए, हाई लेवल का प्रोटीन एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो ये चीजें जो हैं इसमें होती हैं, पिशिया में होती हैं, जबकि सेकेरोमाइसिस में नहीं होती। क्या क्या होती हैं इसमें, स्टेबल जीनोमिक इंटीग्रेशन है, इसमें हाई प्रोटीन लेवल एक्सप्रेशन है, इसमें इसकी कल्चरिंग काफी सिंपल है, इसकी स्केलिंग काफी सिंपल है,
ठीक है, तो इसलिए इसको करते हैं। ठीक है, ये आपको पॉइंट्स चाहे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, क्या क्या पॉइंट्स हैं यहाँ पे। हाई लेवल प्रोटीन एक्सप्रेशन, क्यों इसको यूज करते हैं, हाई लेवल प्रोटीन एक्सप्रेशन, वन ऑफ द रीजन। सेकेंड इज स्टेबल जीनोमिक इंटीग्रेशन, स्टेबल जीनोमिक इंटीग्रेशन। थर्ड इज सिंपल कल्चरिंग एंड स्केलिंग, सिंपल कल्चरिंग। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, ये ग्रोथ रेट वाला पॉइंट तो इनवैलिड। पिशिया पेक्टोरिस allows for easy integration of foreign genes for protein expression। easy integration मैंने आपको बता दिया, stable genomic integration है, तो ये का करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख तो Saccharomyces is more resistant to environment condition। जी हाँ, ये रेजिस्टेंट होता है, लेकिन रेजिस्टेंट होने से डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए बेटर है, ये तो नहीं पता चल रहा। Pichia pectoralis is exclusively used in baking ऑपरेशंस, तो ये भी कैसे बेकिंग एप्लीकेशंस के लिए यूज किया है, ये भी कैसे बता सकते हो कि इसके बेसिस पे कि ये डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए आइडियल है। ठीक है, क्यों है मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिया। व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बायमोडल डिस्ट्रीब्यूशन। बायमोडल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, बाय मतलब 2, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में 2 पीक्स बन जाए, ऐसे करके 2 पीक्स बन गए ना, इसको कहा जाता है, जब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ किया वहां पे अगर आपको 2 पीक्स मिल गए, 2 सेपरेट पीक्स मिल गए, ठीक है, हर पीक एक डोमिनेंट ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 मोड्स मिल गए, दिस इज कॉल्ड एज बाय मोडल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहां पे क्या ध्यान रखना है, बाय से ही ध्यान रखोगे, बाय का मतलब 2, इसमें 2 पीक्स मिलेंगे। ठीक है, और दोनों जो हैं वो क्या बता रहे हैं, दे आर टेलिंग अबाउट द एक डोमिनेंट ग्रुप या फिर क्लस्टर के बारे में। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। इट हैज ओनली 1 पीक, गलत। बाय मॉडल है, 2 पीक होंगे। इट इज सिमेट्रिक अराउंड द मीन, गलत। इट हैज डिस्टिंक्ट 2 पीक्स इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जी हाँ, इसमें 2 डिस्टिंक्ट पीक्स होते हैं इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्री के साथ इसका रिलेशन नहीं है। बायोमॉडल जो है एसिमेट्रिक भी हो सकता है, लेकिन उसमें 2 पीक्स होंगे, दिस इज ऑलवेज ट्रू। इट इज नेगेटिवली स्क्यूनेस, तो स्क्यूनेस और स्क्यूड, तो स्क्यूनेस और मॉडलिटी 2 अलग अलग चीजें हैं, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी यहां पे आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। विच मेथड इज commonly used for the estimation of the basal metabolic rate in human in adults। ठीक है, अब बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, बीएमआर। बीएमआर है मिनिमम एनर्जी जो बॉडी को चाहिए एट रेस्ट, इट इज द मिनिमम, लिख देते हैं, मिनिमम एनर्जी required by body at rest to maintain the vital function। वाइटल फंक्शन क्या होते हैं हमारे, ब्रीदिंग हो गए, ठीक है, रेस्पिरेशन हो गए, सर्कुलेशन हो गए, टेम्परेचर रेगुलेशन हो गए, इसके लिए जो हमें मिनिमम एनर्जी चाहिए दैट इज अवर बीएमआर। और बीएमआर कैलकुलेट करने के ये डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहले तो हैरिस बेनेडिक्ट मेथड। हैरिस बेनेडिक्ट मेथड में ये वेट, हाइट, एज, सेक्स, कभी आपने फोन पे अपना बीएमआर कैलकुलेट करने लगोगे ना, तो वहां पे ऐसे आता है अपना एज बता दो, वेट बता दो, हाइट बता दो, फिर वो बताते हैं कि आपका बीएमआर कैसा है ना। तो ये जो है, ये मेथड जो है वो यूज किया जाता था हिस्टोरिकली, काफी ज्यादा यूज किया गया है, बहुत अच्छा मेथड है। तो दिस इज वन ऑफ अ गुड मेथड, इट वॉज कॉमनली यूज। मिफ्लिन सेंट जॉर इक्वेशन, देखो ये जो मिफ्लिन था, ये जो हैरिस था, हैरिस बेनेडिक्ट, ये हिस्टोरिकली ज्यादा यूज किया गया है। ये जो है ये रीसेंट है, रीसेंट मेथड है और इससे ज्यादा एक्यूरेट है। तो ये अब जो है मोस्ट कॉमनली इसी मेथड को यूज करते हैं। जो बिथ और रिप्ली वाला मेथड है, ये जनरली बिथ और रिप्ली वाला जो है ये छोटे बच्चों के लिए यूज करने के लिए सही है, रेयरली यूज किया जाता है, इट इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर अडल्ट्स। एंड कैच मैक आर्डल की बात करें तो ये लीन बॉडी मास स्पेसिफिक बीएमआर बता सकता है, जर्नल अडल्ट का बीएमआर ये नहीं बता सकता। तो याद रखना है, दिस इज द मोस्ट, इट इज एक्यूरेट, हिस्टोरिकली इसको यूज किया है, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है आपका, मिफ्लिन सेंट जियोर इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन मेथड।
अब जो फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन मेथड है, पहले तो ये क्या होता है? इट इज अ कॉमन मेथड जिसमें क्या किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है। इट इज अ मेथड टू प्योरीफाई या फिर आइसोलेट न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स को प्योरीफाई किया जाता है फ्रॉम प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। अब सोचो मैं अगर अपना डीएनए एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो डीएनए के साथ क्रोमोसोम जब होते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं, डीएनए प्लस प्रोटीन, प्रोटीन भी होंगे और भी चीजें होंगी, तो उनको आइडेंटिफाई, उनको बिल्कुल प्योरीफाई करने के लिए ये मेथड फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन मेथड जो है यूज किया जाता है। होता क्या है इसमें, करते क्या है, बेसिकली आप सैंपल लोगे अपना, थोड़ा इजी सा आइडिया देती हूँ, सैंपल को आप मिक्स कर दोगे। यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या डाला, सैंपल प्लस फिनोल प्लस क्लोरोफॉर्म, ठीक है, ये क्या है, सॉल्वेंट है। आपने इन तीनों चीजों को लिया और मिक्स कर दिया। फिनोल का काम क्या है, क्या बता, आपसे ये क्वेश्चन पूछना नेक्स्ट टाइम। फिनोल जो यहां पे यूज हो रहा है, इसका फंक्शन है प्रोटीन को डीनेचर करना, प्रोटीन डीनेचुरेशन। और अगर क्लोरोफॉर्म की बात करें, क्लोरोफॉर्म का मतलब काम है फेज सेपरेशन करवाना, फेज सेपरेशन, ठीक है। अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद सेंट्रीफ्यूगे, आप ऐसे डालोगे, सैंपल को मिक्स करोगे, सेंट्रीफ्यूगेशन करवाओगे। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद आपको यहां पे दो फेज दिखेंगे, ठीक है, दो फेज दिखेंगे। टॉप पे एक्वस फेज, एक्वस फेज, एंड बॉटम पे यू विल गेट द ऑर्गेनिक फेज। यहां पे क्या करवाया मैंने, सेंट्रीफ्यूगेशन करवा दिया। टॉप पे हमें मिला एक्वस फेज, बॉटम पे मिला ऑर्गेनिक फेज। अब जो एक्वस फेज है, इसमें प्रेजेंट होते हैं हमारे डीएनए और आरएनए। इस एक्वस फेज में आपके डीएनए प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, डीएनए एंड आरएनए प्रेजेंट है। और ये जो ऑर्गेनिक फेज है, इसमें प्रेजेंट है जो आपके प्रोटीन्स की डीनेचुरेशन हो गई, डीनेचर्ड प्रोटीन्स प्लस लिपिड्स। अब इसके बाद डीएनए आरएनए को क्या करेंगे, हम इथेनॉल को यूज करेंगे, ताकि इथेनॉल, इसके बाद इथेनॉल को यूज किया जाता है, अल्कोहल यूज किया जाता है, इथेनॉल। इथेनॉल को क्यों यूज करते हैं, तो प्रेसिपिटेट डीएनए, डीएनए के प्रेसिपिटेट, पहले तो इसको एक्वस फेज को अलग कर लोगे, उसके बाद उसको प्रेसिपिटेट करने के लिए इथेनॉल या फिर आइसोप्रोपेनॉल, अल्कोहल को यूज किया जाएगा, ठीक है। तो बेसिक सा मेथड है। अब ऑप्शंस पे आ जाओ। फर्स्ट ऑप्शन, फिनोल क्लोरोफॉर्म इज प्राइमरली यूज फॉर प्रोटीन प्योरिफिकेशन। प्रोटीन के लिए नहीं करते हैं इसको, इसको किया जाता है फॉर द न्यूक्लिक एसिड प्योरिफिकेशन। गलत, क्यों गलत है, ये भी लिखती हूं यहां पे, प्रोटीन नहीं बट न्यूक्लिक एसिड के लिए इसको यूज करेंगे। सेकेंड, द एक्वस फेज इन फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन कंटेन्स डीएनए एंड आरएनए। हाँ जी, एक्वस फेज में डीएनए और आरएनए ही प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफॉर्म इज द सोल सॉल्वेंट यूज इन द फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन। अकेले सॉल्वेंट इसको यूज नहीं करते, क्लोरोफॉर्म के साथ फिनोल इज ऑल्सो यूज्ड, फिनोल इज ऑल्सो यूज। तो ये भी गलत हो गया। फिनोल इज एडेड टू प्रमोट द प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए। नो, प्रेसिपिटेशन के लिए वी हैव इथेनॉल या फिर आइसोप्रोपेनॉल, अल्कोहल को यूज करते हैं। फिनॉल का काम कुछ और है, इट्स फंक्शन इज टू डीनेचर द प्रोटीन्स। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट डिफाइन अ ट्रॉपिकल सवाना। तो सबसे पहले ट्रॉपिकल सवाना होता क्या है, ट्रॉपिकल सवाना इज अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ये क्या है, दिस इज अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। और इसमें क्या होते हैं, इट हैज स्कैटर्ड ट्रीज, विद स्कैटर्ड ट्रीज। ये कहां पाया जाता है, वेयर इज इट फाउंड, इट इज फाउंड इन अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है। इसके कुछ फीचर्स हैं। पहली बात, यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर वेरिएशन होते हैं, ठीक है, ड्राई और वेट सीजन्स होते हैं, रेनफॉल बहुत ज्यादा नहीं है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की तरह, लेकिन यहाँ भी मॉडरेट रेनफॉल जो है वो होती है। यहाँ आपसे पूछा गया है डज नॉट डिफाइन, तो जो फीचर नहीं है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1 से। अबंडेंट रेनफॉल, वैसे तो अबंडेंट नहीं होती है, पर ट्रॉपिकल सवाना में रेनफॉल होती है, ठीक है।
तो ये अभी तक अगर कोई बिल्कुल सही नहीं मिला तो इस पे जाएंगे, अभी के लिए इसको रखते हैं कि हाँ रेनफॉल अबंडेंट तो नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, मॉडरेट होती है 1200 mm पर ईयर जो है वो हो सकती है, लाइक द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से थोड़ा सा कम होगी। लेकिन नेक्स्ट, सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन, जी हाँ, इन कंट्रीज में सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन होता है, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि सही है। प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन, जी, वेट एंड ड्राई सीजन आर ऑलवेज ऑल्सो प्रेजेंट। एंड डेंस कैनोपी कवर थ्रू आउट द ईयर, यहाँ पे कैनोपी कवर जो है वो डेंस नहीं होगा, स्पार्स ट्री कवर होगा। मैंने आपको बताया स्कैटर्ड ट्रीज होंगे, स्पार्स ट्री कवर होगा। यहाँ पे ग्रास जो होगा वो डोमिनेट करेगा, इट इज अ ग्रास लैंड, ग्रास डोमिनेट्स। तो ये जो है ये गया बिल्कुल इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये जो है 3 स्टेटमेंट सही हैं, बिल्कुल इनकरेक्ट वाला आ गया जो उसके डेफिनेशन से ये चल रहा था, ग्रास लैंड इकोसिस्टम विद स्कैटर्ड ट्रीज है, तो इसमें डेंस कैनोपी तो नहीं होगी थ्रू आउट ईयर। सो दिस वर द फर्स्ट 33 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो अपने हम नेक्स्ट सेशन में टारगेट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, दिस वाज इट अबाउट टुडेज सेशन। अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए एचपी सेट से रिलेटेड, एचपी सेट के कोर्सेज जो बंसल एकेडमी ने लॉन्च किए हैं, तो आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। आप साथ में इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। हमारी एक ऐप है टेक बाय बंसल एकेडमी, आप उस पर जाकर भी इस कोर्स के बारे में देख सकते हो। सो दिस वाज इट अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।